हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का 55 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले 2-3 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। यानी कि ये पूरे क्वेश्चन 55 के 55 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ये पूरा याद करके ही जाइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है बच्चों, या फिर सबका पता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा उसका आंसर कि हाँ किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए वीडियो या फिर बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन, यानी कि एडमिट कार्ड का लिंक या फिर रिजल्ट का लिंक हो, वो आपके मोबाइल पर भेज सकूँ। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? यानी कि जयशंकर प्रसाद जो कवि है, लेखक हैं, उनका निधन कब हुआ था? 1937 में, या फिर 1950 ईस्वी में, या फिर 2010 ईस्वी में, या फिर 1999 ईस्वी में? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1937 में इनका निधन हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला का। और बच्चों, आपसे पूछते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि अपना भारत देश में ही हुआ था इनका जन्म। जिनका जन्म पूछा गया था कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में डेट के साथ पूछेगा तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में बोलना है। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था बच्चों? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का इनमें से कौन सा महाकाव्य है? कामायनी, उर्वशी, या फिर साकेत, या फिर मुकुल? आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिए कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। आप लोग जल्द से सभी कमेंट कीजिएगा बच्चों, गलत हो या सही आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर क्या है, वो याद करके रखिएगा बच्चों। प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। देखिए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, कंकाल कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल जो उपन्यास है वो किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह कवि के, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर रघुवर सहाय की? तो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, चीर विषाद चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चीर विषाद विलीन मन की यह किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग कविता की, या फिर गांव का घर, या फिर हार जीत कविता की, या फिर तुमुल कोलाहल कलह में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता का यह मन की पंक्ति है, चीर विषाद विलीन मन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? यानी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, या फिर तुलसीदास जी के द्वारा, या फिर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है यह थी आख्यान काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास की कौन सी रचना है? जो नाभादास कवि हैं उनकी कौन सी रचना है? करबक, या फिर ऊषा, या फिर कवित, या फिर छप्पय? इनमें से कौन सा है जो कि नाभादास की रचना है? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा, ऐसे भी कमेंट करते रहिएगा बच्चों कि क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, छप्पय।
नाभादास की कौन सी रचना है? तो छप्पय नाभादास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। 7वां नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास किस धारा के कवि थे? यानी कि नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के, या फिर सगुण धारा के, या फिर सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के, या फिर में से कोई नहीं? तो नाभादास किस धारा के कवि थे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास किसके समकालीन थे? यानी कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीर दास के, या फिर तुलसीदास के, या फिर सूरदास के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास एक ही के समकालीन थे, वो है तुलसीदास के, यानी कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, या फिर 1560 ईस्वी में, या फिर 1570 ईस्वी में अनुमानित है, यानी कि 1565 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1570 ईस्वी में, यानी कि अनुमान लगा के बताया गया है, इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। यानी कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था बच्चों 1643 ईस्वी में, यानी कि 1643 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। यानी कि जब भी प्रश्न आपको पूछेगा कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो देखिएगा अनुमानित लिखा रहेगा 1570 ईस्वी में, तब आप लोग टिक लगा दीजिएगा, यही आंसर सही होगा। यानी कि 1570 ईस्वी में यानी कि अनुमानित है कि इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1643 ईस्वी में हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे? यानी कि कौन सी कवि है, मतलब कि कौन सी कवि है जिनकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते थे? सूरदास की, या फिर तुलसीदास की, फिर कबीर दास की कविता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास किसकी कविता सुनकर सिर झुका लेते थे? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की कविता सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी रचना नाभादास की है? अब बताना है बच्चों आप लोगों को कि सूर सागर, बिहारी सतसई, भक्त काल, बीजक, इनमें से कौन सा है जो कि नाभादास जी की रचना है? आंसर पता है बच्चों तब पर भी आप लोग लगाइए, या फिर गलत मानी कि नहीं पता है तो आप लोग गलत भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आंसर बता देंगे, वो आप लोग याद रखिएगा आंसर सही सही कि कौन सी रचना नाभादास की है। तो नाभादास की कौन सी रचना है? तो भक्त काल है, यानी कि भक्त काल नाभादास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ है? लेकिन नाभादास अस्थायी निवास कहाँ पर, यानी कहाँ पर आते थे? वृंदावन में, काशी में, हरिद्वार में, या फिर में से कोई नहीं? तो नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। कहाँ पर है अस्थायी निवास? तो वृंदावन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों 11 का कौन सी रचना नाभादास की है? तो भक्त काल की जगह भक्तमाल होगा। भक्तमाल जो है कि नाभादास के है ना रचना है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, भक्तमाल है जो कि नाभादास की रचना है। और इस भक्तमाल में है ना बच्चों 200 भक्तों की चरित्र गान किया गया है, कि नाभादास ने यह भक्तमाल यानी कि रचना में 200 भक्तों की थी चरित्र गान किए हैं, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, और 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, या फिर छप्पय, या फिर दोहा, या फिर कवित्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, छप्पय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 7, या फिर 6? तो छप्पय 6 पंक्तियों का छंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, सूर के कवित्त को सुनकर सभी क्या करते हैं? कि सूर के कवित्त को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, या फिर दुखी हो जाते हैं, या फिर भाव विभोर होते हैं, फिर में से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिर हिलाते हैं। यानी कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी लोग सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं? तो सिर हिलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है बच्चों। 16 नंबर, सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, या फिर रूपक, या फिर अनुप्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। और ये आप लोग कमेंट में आंसर लिखित रहिएगा बच्चों, ऐसे आप लोग को भी याद होते रहेगा। चलिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न पढ़ा है। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? यानी कि कबीर दास थे वो किसमें भेद नहीं करते थे? अमीर गरीब में, या फिर गोरे काले में, या फिर अच्छे बुरे में, या फिर हिंदू मुसलमान में। तो कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते थे। तो वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? यानी कि नाभादास के जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? सूरदास, या फिर बिहारी, फिर कबीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर के ये किस कवि के छप्पे में किया गया था? तो कबीर के कवि के छप्पे में किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? आधुनिक काल में, या फिर भक्ति काल में, फिर आदि काल में, या फिर रीति काल में। तो नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था बच्चों? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों किस काल में हुआ था। तो भक्ति काल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? यानी कि पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? सूर्य, जयसी, फिर कबीर, या फिर विधापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कौन कहते हैं? तो कबीर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? लेकिन नीचे 4 तथ्य लिखे हुए हैं। वह प्रायः लिखते थे, या फिर वे उपन्यासकार थे, या फिर वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। इनमें से कौन सा है तथ्य जो कि जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। नहीं भी पता है तब पर भी लिखिएगा बच्चों, ऐसे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कौन सा आंसर है। ऐसे तो हम आपको बताएंगे ही बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर डी तथ्य बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यानी कि वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर विनोबा भावे, या फिर जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के राज्य में हुआ था जय कृष्ण मूर्ति का जन्म। अब पूछेगी कि कब हुआ था? तो 11 मई 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 11 मई 1895 ईस्वी में। यही आप लोग याद रखिएगा बच्चों। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 मई 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? राधा कृष्ण में, गांधी जी में, या फिर राजेंद्र प्रसाद
में या फिर जय कृष्णमूर्ति में? लॉर्ड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जय कृष्णमूर्ति में देखते थे। किसमें देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 25 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों। 25 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा? तभी अभी आप लोग देखा था बच्चों कि शिक्षा के कविता के रचयिता कौन थे? तो जय कृष्णमूर्ति थे, यानी कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था यानी कि कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को, या फिर 18 जून 1944 को, फिर 20 फरवरी 1948 को, या फिर 12 जुलाई 1944 को? अगर आपको आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था, यानी कि 26 का क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। और कहीं पूछ दिया बच्चों कि कहाँ हुआ था और कौन से माने कि जिले में हुआ था या फिर गांव में हुआ था, यह पूछ दिया बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में स्थित शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के स्थित शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। यानी कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सीतापुर गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। यह याद रखिएगा बच्चों कि कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। यह आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए बच्चों 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? अब इनमें से कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रिच, लिहाफ, या फिर दरियाई घोड़ा, या फिर नीली झील? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर पी, दरियाई घोड़ा। यानी कि कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है? तो दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश जी की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, तिरिच के लेखक हैं। तिरिच के लेखक कौन है? मलयज, उदय प्रकाश, फिर मोहन राकेश, या फिर भगत सिंह? तो तिरिच के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश है। कौन है? तो उदय प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तिरिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, त्रिच क्या होता है? यानी कि त्रिच क्या है? जंगली सांप है, या फिर भेड़िया को त्रिच कहते हैं, या फिर दरियाई घोड़ा को, या फिर विष खापर यानी कि जहरीला लिजार्ड को कहते हैं। लिजार्ड यानी कि छिपकली या फिर जहरीला छिपकली को कहते हैं। तो त्रिच क्या होता है बच्चों? अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि त्रिच किसको कहते हैं, क्या होता है त्रिच? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विष खापर, यानी कि जहरीला लिजार्ड, यानी कि जहरीला छिपकली की तरह होता है बच्चों, वो त्रिच है, उसी को हम लोग त्रिच कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर बच्चों, अरेबा परेबा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह कृति है। कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, फिर बिहार में, या फिर महाराष्ट्र में? आंसर पता है तो बच्चों कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि कहाँ पर स्थापित हुई मेघदूत नामक नाट्यशाला, कहाँ पर स्थापित हुई? जिसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थापित हुई। कहाँ पर स्थापित हुई? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न बना बच्चों, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? 32 नंबर प्रश्न बना बच्चों, 32 नंबर प्रश्न बना बच्चों, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी, या फिर जगजीवन राम, या फिर सुदर्शन, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का रचयिता सिर्फ एक ही है बच्चों, वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह याद रखिएगा बच्चों, आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ सकता है बच्चों, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 नंबर प्रश्न बच्चों, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन
किस चेतना की रचना है? तो राजनीतिक चेतना की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। जूठन किस चेतना की रचना है? तो राजनीतिक चेतना की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी रचना है? यानी कि अब और नहीं यह वाल्मीकि की रचना है, तो यह कैसी कृति है? ये कैसी कृति है, यानी कि यह कृति है तो कहानी है, उपन्यास है, या फिर कविता है, या फिर निबंध है? तो अब और नहीं यह सिर्फ एक ही है बच्चों, वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब और नहीं क्या है? तो कविता है। कैसी कृति है? तो कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी कृति अज्ञे की है? यानी कि कौन सी कृति अज्ञे की है? रसवंती, या फिर मंगलसूत्र, या फिर नदी के द्वीप, या फिर कंकाल? तो अज्ञे जी की कौन सी कृति है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप। यानी कि अज्ञे जी की कौन सी कृति है? तो नदी के द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, रोज इनमें से क्या है? देखिए रोज इनमें से क्या है? कहानी है, निबंध है, फिर उपन्यास का अंश है, या फिर आलोचना का अंश है? तो इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रोज इनमें से क्या है? निबंध है, उपन्यास है, यानी कि उपन्यास का अंश है, या फिर कहानी है, फिर आलोचना का अंश है? तो रोज क्या है बच्चों? तो रोज एक, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो रोज एक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न पर बच्चों, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अगय, या फिर हरे हरे कृष्ण प्रेमी? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगय जी है। कौन है? तो अगय जी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी ये किस विधा की कृति है? तो उपन्यास विधा की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगे की माँ का नाम था। अगे की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, राधा देवी, या फिर वयंती देवी, या फिर शकुंतला देवी? तो अगे जी का माँ का क्या नाम था बच्चों? तो इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगे की माँ का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वयंती देवी। यानी कि अगे जी का माँ का क्या नाम था? तो वयंती देवी था बच्चों। इनका जन्म कब हुआ पूछते बच्चा, क्वेश्चन में पूछ दिया बच्चों आप लोगों को कि अगे जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बच्चों 7 मार्च 1911 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? तो 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि अगे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता का क्या नाम है? तो वयंती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 40 नंबर प्रश्न पर बच्चों, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, अगेय, या फिर उदय प्रकाश? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अगेय। देखिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अगेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न पर बच्चों, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? यानी कि लहना सिंह जो है वो किस कहानी के पात्र हैं? सुखमय जीवन, त्रिच, या फिर जूठन, फिर उसने कहा था? तो लहना सिंह किस कहानी के पात्र है बच्चों? इसका आंसर पता होगा बच्चों आप लोगों को, कमेंट में जरूर लिखिए कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के पात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42 नंबर प्रश्न बच्चों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, या फिर धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यानी कि 43वां प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर
मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, यानी राजा के भोज के, या फिर राजा हरि सिंह के, या फिर खेतरी के नाबालिग नाबालिग राजा जयसिंह के, या फिर राजा देवगुप्त के, किसके अभिभावक बनकर आए थे, मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खे, खेतरी खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44 नंबर पास पड़ा बच्चों, कृत सिंह कौन था? कृत सिंह कौन था? लहना सिंह के चाचा थे, फिर लहना सिंह का भाई था, या फिर लहना सिंह का भतीजा था, या फिर लहना सिंह का मित्र था? कृत सिंह कौन था? तो ये पता होगा बच्चों, आप लोग का आंसर तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कृत सिंह कौन था। कमेंट में आंसर जरूर बताइए बच्चों कि कृत सिंह कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भतीजा था। कृत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44 का 45 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? 45 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों कि बचपन में जब लहना सिंह, आपने कहानी पढ़ा होगा तो जान ही रहे होंगे बच्चों कि लहना सिंह जब बच्चा थे 12 साल की उम्र में, लड़की से एक प्रश्न पूछते थे, वो भी प्रश्न बार बार। वो प्रश्न कौन सा था? तेरा नाम क्या है, यह प्रश्न था, या फिर तेरी कुरमाई हो गई, यह प्रश्न था। कुरमाई मतलब होता है बच्चों शादी सगाई सब, कि तेरी कुरमाई हो गई, शादी सगाई हो गई, या फिर तू कहाँ रहती है, या फिर तेरी शादी हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर, यानी कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुरमाई हो गई। कौन सी? तो तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न बच्चों, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक के छोड़कर जाने को कहा था? कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 20 या फिर 5? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 10। कितने आदमी? तो 10 आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47 नंबर प्रश्न बच्चों, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मामा थे, मित्र थे, चाचा थे? लेकिन अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? भाई रहते थे, मित्र रहते थे, या फिर चाचा रहते थे, या फिर मामा रहते थे? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कौन रहते थे? तो मामा रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 47 का। 48 नंबर प्रश्न बच्चों, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए कैसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, या फिर किरित को, या फिर बोधा सिंह, या फिर अतर सिंह को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न बच्चों, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? देखिए सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? ये सूबेदारनी वही है बच्चों जो कि लहना सिंह के मतलब कि 12 साल की उम्र में बच्चा थे, तो वो यही लड़की है सूबेदारनी, जिससे वो प्रश्न पूछते थे कि तेरी कुरमाई हुई कि नहीं। तो यही सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? वजीरा सिंह से, या फिर कृत सिंह से, या फिर लहना सिंह से, यानी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। किससे कहता है रक्षा करने के लिए? तो लहना सिंह से कहता है पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था? तो कौन? वजीरा सिंह बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? तो वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था? तो वजीरा सिंह, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 51 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है, देखिए अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या होगा बच्चों? इनकार करना, या फिर तिरस्कार करना, या फिर खुशामद करना, या फिर नासमझी दिखाना। तो अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ एक ही होता है बच्चों, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। यानी कि अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का। 52 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंगारों पर
लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों ईर्ष्या से व्याकुल होना, यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना अंगारों पर लौटना यानी कि मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन 1 डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 52 का। 53 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये तो आप सभी लोग बच्चों जानते हैं कि अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, यानी कि ऑप्शन 1 सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ये आपको प्रश्न का आंसर पता था कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। 54 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अंग अंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ है। सॉरी बच्चों, अंग अंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ है क्या है? ईर्ष्या करना, फिर आनंद विभोर होना, फिर बहुत धनी होना, या फिर बहुत थक जाना। तो अंग अंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों आनंद विभोर होना, यानी कि ऑप्शन 1 सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 54 का। 55 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, अपना रंग जमाना मुहावरा का अर्थ है। अपना रंग जमाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना, फिर सेखी बघारना, या फिर उपेक्षा करना, या फिर किसी की बात न सुनना। तो अपना रंग जमाना मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों प्रभावित करना, यानी कि ऑप्शन 1 ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 55 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।